नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया हाउस में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवी, डॉक्टर, टीचर, हर किसी पद पर हम जो आपको बताएं वो सारे कम पड़ जाएंगे। इसीलिए हम जानकारी लेंगे उन्हीं से इस विषय पर कि क्या क्या पद उन्हें मिले हुए हैं और किस किस चीज़ में वो विशेषज्ञ है। नमस्कार सर, आपका मीडिया हाउस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे प्रथम अपने पद का और अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं फॉर्मर प्रोफेसर हूँ। पहले गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम के पैनल पर डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किया, एनडीएमए में काम किया जी। और अब कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर हूँ, अनेकों पुस्तकों का लेखक हूँ जी। तो बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो पद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने मीडिया हाउस में बुला करके मुझे सम्मान दिया है और जो आपके प्रश्न हैं उनको आप रखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी सर, अपने नाम का भी थोड़ा व्याख्या कीजिए, क्योंकि सभी आपको जानते हैं पर कुछ ऐसे नए दर्शक हैं जो आपसे परिचित नहीं है, उनको अपना नाम से बहुत बताइए। सुंदर। प्रोफेसर एमपी सिंह या डॉक्टर एमपी सिंह गूगल पर डालेंगे, नेट पर डालेंगे तो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। मुझे स्टेट का, नेशनल, वो सभी जो पदक हैं वो सब मिल चुके हैं, सेवा मेडल मिल चुका है और इतना ही सफिशिएंट है। इतना ही नहीं, इतना ही कह के तो इन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया, पर ये सब इतने में नहीं आता है। इतने इन्हें पदों से इसे सम्मानित कर चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ रह चुके हैं। कोरोना महामारी में सभी की धरातल पर उतरकर पढ़ाई के ज़रिए अपने हाथों से, अपने मस्तिष्क से हर तरह फिजिकली इन्होंने सबकी मदद भी करी है। जैसे कि हमारी माताएँ, हमारी बहनें रसोई में, किचन में, घरेलू आपदा में अपना शिकार बन जाती हैं, जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। ग्रामीण में भी काफ़ी ऐसी चीज़ है जो उनको शिकार हो जाती है। उनको तो नुकसान होता ही है, साथ में साइड में जो घर है वो भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसी चीज़ पर हम इनसे चर्चा करेंगे, डॉक्टर जी से इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। हाँ, आपने जो बताया कि आप जिस टॉपिक पे हम चर्चा करें, हम दर्शकों को बताया जो हमारी महिला शिकार हो जाती हैं, किस तरह उनसे बचाव करें। सर, इस चीज़ का जिक्र करिए। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी, कि किचन एक्सीडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, रसोई घर के बारे में बात कर रहे हैं कि रसोई घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं जरूरी नहीं है वो प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं। जी बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ भी होती हैं, बुजुर्ग भी होती हैं, बालिका भी होती हैं। क्योंकि कम उम्र में भी किचन का ज्ञान देना हर माँ चाहती है कि मेरी छोटी उम्र की बच्ची ही रसोई घर के अंदर रोटी बनाना, सब्जी बनाना सीख ले, ताकि उसकी शादी के बाद में उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अधिकतर माँ की सोच होती है, क्योंकि अधिकतर जो घर के रिश्ते जो टूट रहे हैं वो यही टूट रहे हैं कि इस पर खाना बनाना नहीं आता है, सब्जी बनानी नहीं आती, तेरी माँ ने क्या सिखाया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी किचन में कोई भी महिला हो या जेंट्स हो, मैं खास महिला की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल किचन में तो आदमियों का भी आना जाना रहता है। तो क्योंकि कई बार क्या है, दोनों वर्किंग हैं, तो पति को पहले जाना है तो पत्नी बनाती है, पत्नी को पहले जाना है तो पति बनाता है। तो रेसिप्रोकल है, कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स हो रहा है उसमें भी लड़के भी कर रहे हैं। तो इसलिए किचन एक्सीडेंट जो है सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। जो महिलाओं की आप बात कर रहे थे, महिलाएं आजकल बहुत जागरूक हो चुकी हैं। शायद हो सकता है कि वो इतनी इसकी शिकार नहीं होती जितने कि छोटे बच्चे शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चे क्या है कि बचपन की उम्र है, खेलते खेलते बच्चा किचन में आ गया, माँ रोटी पका रही है, माँ ने ध्यान नहीं दिया और नीचे जो है चाकू पड़ा हुआ है, तेज धार वाला चाकू पड़ा हुआ है, बच्चे ने लिया, उससे खेलना शुरू कर लिया, हाथ काट लिया, पैर काट लिया। अब माँ क्या करेगी? माँ रोटी पका रही है, तवे पर रोटी पड़ी हुई है, या सब्जी पका रही है, सब्जी उबल रही है। ऐसी स्थिति में वो गैस बंद करना भूल जाती है और वो बच्चे को उठा लेती है कि उससे खून को देखती है, उसके रोने को देखती है, तो उसको लेकर के भाग जाती है। इतनी देर में क्या होता है कि वो गैस पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है और बर्निंग केस हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है। और वो ब्लास्ट होने के बाद में किचन का जो सारा सिस्टम है वो हौच पौच हो जाता है। तो ये चीज़ कहाँ रही? लापरवाही कहेंगे इसको या अज्ञानता कहेंगे। कि पहले हमें जब किचन में जा रहे होते हैं तो हमें विशेष सावधानियों को रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं क्या होती हैं कि फैशनेबल है कि बाल को खोलना थोड़ा सा शौक समझती हैं, फैशन समझती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण होता है। दूसरा क्या है, हाथ में जो अंगूठियां होती हैं वो रिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा,
क्या है कि ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आग से ऑर्नामेंट पिघल जाते हैं और सेकंड एक्सीडेंट हो जाता है। तो प्रीकॉशंस यदि हम रखते हैं तो किचन के एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। दूसरा, किचन में साफ़ सफाई की बात आती है कि साफ़ सफाई, यदि कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, तो पानी पे आप स्लिप हो सकते हैं। आप यदि पहले तो हमारी जो भारतीय सभ्यता थी कि किचन में नहाने धोने के बाद ही जाया करते थे और किचन में कोई भी चप्पल जूती पहन करके नहीं आ सकता था। लेकिन अब फैशन है कि ऊंची एड़ी की जो चप्पल है वो पहन करके जाएंगे। अब वो पानी पड़ा हुआ है या तेल पड़ा हुआ है या केमिकल बिखर गया है या कोई लिक्विड बिखरा हुआ है तो उस पर स्लिप करेंगे, गिर जाएंगे तो कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो सकता है। तो वो आमंत्रण किसका था? वो आमंत्रण उस महिला के द्वारा ही इन्वाइटेड था। तीसरा क्या है कि बर्निंग से पहले कि हॉट का होता है कि पानी गर्म कर रहे हैं आप और उसकी भाप निकलती है, तो उस जो भाप है इसमें कोल्ड बर्न और हॉट बर्न दो प्रकार का बर्न होता है। अब हॉट बर्न जो है उसमें क्या है कि पतीली थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया कितनी देर से मतलब पानी को गर्म कर रखा है आपने, नहाने के लिए पानी गर्म करना है या पीने के लिए पानी गर्म करना है या और किसी चीज़ के लिए पानी गर्म करना है, एक बार रख दिया और रखने के बाद में आप चले गए टीवी चला रहे हैं, शौक है आजकल देख रहे हैं, छोटा बच्चा है उसको दूध पिलाने के लिए चले गए या कोई किचन से अलग करके कोई काम करने चले गए, आते ही देखा जल्दबाजी में जैसे पानी की भाप निकल रही थी या दूध उबल रहा था, दूध निकलता तो हाथ से पकड़ लिया। अब हाथ से पकड़ लिया तो हाथ पे फफोले तो पड़ेंगे, गर्म बर्तन है वो। अब गर्म बर्तन को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उसका सिस्टम क्या है, यदि ये चीज़ नहीं करेंगे तो भी किचन में एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि साग सब्जी या चाय पानी जब भी हम रखते हैं तो कई बार अपने पति को, अपने बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने का समय हो गया है, बहुत लेट हो गए हैं, तो जल्दी हम जो क्या करते हैं कि खा ले और गर्म पतीली में से निकाल करके दे दिया। अब उस बच्चे को भी जल्दी जाना है, जैसे उसने लिया मुंह में गया तो जीभ जल गई। अब जीभ जल गई तो उसको हो सकता है कि इतनी जीभ जल गई जीभ में छाले पड़ गए, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, उन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा क्या है कि कोल्ड बर्न के अंदर, इसको बर्न और स्किल्ड कहते हैं। मैं बर्न की डेफिनेशन दे रहा था अभी। स्किल्ड में क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है, अब बर्फ़ ले ली हाथ पे रख ली तो जल गया हाथ, उसको स्किल्ड कहते हैं, वो भी जलना है। लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का एक ही है। जब भी कहीं पर गर्म पानी पड़ जाए, अब वो गर्म चाय पी रहे थे, पीते पीते ध्यान तो हमारा कहीं और था, ऑफिस जाना था, जल्दबाजी थी और वो गिर पड़ा हमारे शरीर पर। अब शरीर पर गिरेगा तो पप्पू का पड़ेंगे या जलेगा। तो जब भी शरीर जल जाए ऐसी स्थिति के अंदर हमें कोल्ड वाटर स्प्रेड करना चाहिए, ठंडा पानी या रनिंग वाटर। टंकी है, टंकी के नीचे हाथ जल गया है, हाथ को जब तक उसमें जलन ख़त्म ना हो जाए जब तक उसमें पानी डालना चाहिए। अब यदि कोल्ड बर्न है तो उसका, अब जीभ जली है, जीभ में क्या करोगे? पानी तो डालोगे नहीं, तो उसमें बर्फ़ की कोई भी आइस क्यूब है वो जीभ पे रख लेंगे, जब तक वो जलन ख़त्म ना हो जाए तो उसका इलाज हो जाएगा। तो हॉट बर्न और कोल्ड बर्न क्या होता है, किस प्रकार से उसको हम समझते हैं, कैसे कैसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। कई महिलाओं की क्या है कि काम किचन में तो कर रही हैं, सारा सामान उस स्लैब पर फैला लेती हैं, मतलब कुछ जगह नहीं रहती है, ना उन्होंने चकला बेलन जैसे हैं वैसे रख लिया, ना उसको साफ़ किया। नीचे जो है अब रैक बनी है, रैक को बंद नहीं किया, उसमें कॉकरोच आ गए हैं, उसमें और भी कुछ आ गया, उसमें से कोई सामान निकाला, उसमें कॉकरोच आ गया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इन्फेक्शन की होती हैं। अब इस इन्फेक्शन से क्या होगा? शुद्धिकरण होगा नहीं, शुद्धिकरण नहीं होगा तो पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो आदमी बीमार रहेगा, तो बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो ये सब कुछ क्या है, सबसे पहले है साफ़ सफाई। दूसरा, तेज नुकीली धार की जो चीज़ें हैं उनको कहाँ रखना है, बच्चों से अलग रखना है, बच्चों को किचन में नहीं आने देना, बच्चों को खेलने की चीज़ नहीं है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट होता है। इलेक्ट्रिकल के जो प्लग हैं, अब जैसे आपके ऑफिस में प्लग रखे हुए हैं, अब आपका लोड कितना है, आप एक ही प्लग में कितने प्लग लगाओगे? उसी किचन के अंदर आपने रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, एक उसमें प्लग रखा हुआ है, उसी से आपका ओवन चल रहा है, उसी से आपका और कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, एक ही प्लग को बार बार लगा रहे हो। अब रोटी बना रहे हो और उसके बाद बर्तन भी साफ़ कर रहे हो, तो बर्तन साफ़ कर रहे हो तो हाथ गीला हो गया ना। बिल्कुल। अब हाथ जब गीला हो गया और उससे आपने वो जो लगाया है उसमें करंट है, अब वो करंट मारेगा आपको क्योंकि आपके हाथ गीले हैं।
और उसके बाद पानी भी आपने पोछा भी नहीं लगाया था, आपने फर्श को भी ड्राई नहीं किया था, आपके पैर भी नंगे थे, तो क्या होगा, नीचे से भी करंट आएगा, नीचे से भी करंट है, ऊपर से भी करंट है, तो जीभ के अंदर भी लसलसापन है, तो ना तो आप बोल पाएंगे, ना आप चिल्ला पाएंगे, और वहीं की वहीं साइलेंट किलर होकर के आप मर जाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहला विशेष ध्यान क्या रखना है कि जब भी किचन में काम करना है, किचन में पानी नहीं फैला होना चाहिए। यदि पानी फैला हुआ है तो नंगे पैर नहीं होने चाहिए। दूसरा, यदि हाथ गीले हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को नहीं छूना चाहिए, लोड से ज़्यादा उसमें नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम किचन में कम होने चाहिए। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। जो किचन की ड्रावर हैं ये बिल्कुल हमारी सेट होनी चाहिए, और उसमें जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह आते हैं उनकी हमें दवाई टाइम टू टाइम छिड़कते रहनी चाहिए। रैग में जो बर्तन हैं, प्लास्टिक के हैं, कांच के हैं, जो रखे हुए हैं, जो शो पीस रखे हुए हैं, कई बार क्या है कि हबड़ा तबड़ी में आप की लंबाई इतनी है नहीं, ऊंचाई इतनी है नहीं, और वहीं से कर रहे हो, ऊपर हाथ लगा था, ऊपर से देखा कि कांच का ऊपर सिर पर ही गिर पड़ा। अब सिर पर गिर गया तो हेड इंजरी हो गई, अब वो कांच फंस गया, हाथ से निकल कर जब देखा तो आप बेहोश हो गए। अब बेहोशी का इलाज किसी को आता नहीं, आया पतिदेव और या सास ससुर कोई आए, उन्होंने देखा ये तो बेहोश है और पानी डाल दिया तो 15 मिनट के बाद राम नाम सत्य हो गई, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में पानी देना नहीं चाहिए। अच्छा। उन्होंने नाक को भी बंद कर दिया कि मुंह खुल जाएगा। अरे वो बेहोश है तो नाक बंद करने से मुंह कैसे खुलेगा, मुंह तो पहले बंद था, नाक उसने बंद कर दी, तो यमराज तो लेने आया नहीं था। मर कैसे गया, मर वो अपने परिवार वालों ने उसको मार दिया। मैं ये बहुत मोटी बात आपने कही, पहले ये दर्शकों की चीज़ क्लियर कर दूं कि बेहोशी में जो नाक बंद करके मुंह से सांस दी जाती है या पानी डाल दिया जाता है, फिर इस अवस्था में क्या करें? नहीं, नाक बंद करके, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की दांती भिंची हुई हो, मुट्ठी बंद हो, कभी भी उस व्यक्ति की नाक को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जो टाइट कपड़े हैं उनको लूज कर देना चाहिए। बेल्ट पहनी हुई है तो बेल्ट को उतार दें, जूते पहने हैं जूतों को उतार दें, खुली हवा में लेकर के जाएं, पानी के छींटे मारें, हवा उसको दें, और उसको मोटिवेशनल शब्दों का प्रयोग करें, ताकि उससे कान में कोई भी एक अच्छा शब्द पहुंच गया तो उसको होश आ जाएगा और उसे अपनापन लगेगा। और यदि उसको ऐसे बोलेंगे इसे दिखता नहीं था, इसे आता नहीं था, इसकी फूट गई थी, इसकी माँ ने क्या सिखाया, इसके बाप ने क्या सिखाया, ये जब से आई है ऐसी कुलक्षणी ये है, तो यदि ऐसे शब्द उसके दिमाग में चले गए तो और वो कोमा में चली जाएगी। तो कभी भी किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, गलती कोई जानवरों से नहीं होती, इंसान से भी गलती हुई है तो उसका समाधान भी है, कोई समस्या समाधान भी है, तो उसको समझाया जा सकता है। गलती हो गई, अब वो जानबूझ के तो कोई मरना नहीं चाहता, और जानबूझ के फिर यदि आप ऐसे शब्द बोलोगे तो कहीं ना कहीं पर हमारे रिश्ते खराब होते हैं। तो हमें रिश्तों को खराब नहीं करना। मान के चलो कोई बर्तन टूट गया है, गिर गया है, तो ये तो ऐसी कुलक्षणी है, किचन में जाते ही इसके तो हाथ ही कांपने लग जाते हैं, चाय बनाने की कहते हैं, चाय हमारे ऊपर डाल देती है, चाय उसमें फैला देती है, रोटी बनानी नहीं आती है, सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया, ये ज़्यादा पड़ गया, सब्जी कच्ची है, इस प्रकार की जो बातें करते तो फिर उसका मन टूट जाता है और वो अच्छा काम नहीं कर पाते। तो पॉजिटिविटी पर, मोटिवेशनल शब्दों पर ये चीज़ होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आज ऐसा करके लाइए, कल को और अच्छी करके ही बेटा, ऐसे धीमे धीमे सब ऐसे ही सीखते हैं। माँ के पेट से कोई नहीं सीख करके आता, लेकिन किचन में जाते हो तो थोड़ा सावधानी रखा करो, तुम्हारी लंबाई कम है, नीचे कुछ रख लिया करो, कोई सामान निकालना होता है या हमें बुला लिया करो, हम दे दिया करेंगे, हम सब का काम है। तो इस प्रकार से जब हम शब्द कहते हैं तो जो सामने वाला होता है उसको भी अच्छा लगता है, वो भी लगता है कि हमें कोई प्यार करने वाला है, कोई प्यार कर रहा है, तो उसमें रिश्ते अच्छे बन जाते। मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी नंद बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरी हेल्प करता है, बल्कि होता कुछ भी नहीं है, करना तो उसी को है, लेकिन उसे अपनापन लगता है, और अपनापन लगने से वो किचन में एक्सीडेंट होने वाले जो होते हैं ना वो टल जाते हैं। और कई बार क्या गुस्से में आगोश में होती है, वहीं से बैठे बैठे मतलब ऑर्डर चलाते रहते हैं, खुद तो लेटे रहते हैं और मुझ पे से चाय बनाते, मैं तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ, तो गुस्से में आती है, और गुस्से में कई बार वो जो लेकर के जाती है ऐसे फेंक देती है, तो उससे क्या होता है कि मन अच्छा नहीं है ना। जब मन अच्छा नहीं होगा तो काम भी अच्छा नहीं होगा, मन अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा। इसलिए हमें जब किचन में जाना हो तो मन अच्छा होना चाहिए, मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब मन में गुस्सा होगा, आवेश की बात होगी, बदले की भावना आएगी, अच्छा तूने चाय मेरी हाथ की पिएगी, तुझे पिलाऊंगी। तो सास ने कह तो दिया कि लियो चाय बना के लियो जरा,
लेकिन उसे क्या था, उससे पहले उसने जो श्लोक पढ़े थे वो उसके दिमाग में थे। अभी तो ये गाली दे रही थी, अच्छा। अभी तो मेरे माँ बाप के लिए बुरा भला कर रही थी, अच्छा तुझे मैं चाय बनाऊंगी। तो वो चाय जब लेकर के जाती है तो वो वहाँ पर ऐसे ड्रामा कर देती है हाथ कपकपाते हुए, और उसके बिस्तर पर वो चाय गिर जाती है, उसके पैर पर गिर जाती है। तो क्या किया, उसको हाथ काँप नहीं रहे थे जी। लेकिन सिचुएशनल थ्योरी थी, सिचुएशन ऐसी थी उसके दिमाग में था कि इसने मेरे बाप के लिए ऐसे बोला, मेरे भैया के लिए ऐसे बोला, वो क्या इसके यहाँ खाने आ रहे हैं, उसके यहाँ पीने आ रहे हैं, या इसका कुछ ये है। तो औरतों से यदि अच्छा काम कराना है तो उसके परिवार के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। किचन में यदि तभी वो अच्छा काम कर पाएगी, चाहे 20 लोगों का खाना बनवा लो, बना के खिला देगी, लेकिन यदि इस प्रकार के शब्द बोलोगे तो तुम्हें भी नहीं बना के खिलाएगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने भी अपील करी कि अपनी घर में जो घरेलू महिलाएं हैं, हमारी माता, हमारी बहनें या फिर हस्बैंड भी, उनसे सही से अच्छी तरह मीठी वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि किचन में भी ये नहीं है कि हादसा नहीं हो सकता। ऐसे कितने हादसे हैं जो किचन में हो सकते हैं, जिनका आपको और हमको अनुमान भी नहीं है, जिसके चलते हम इस चर्चा पर विषय में बात भी कर रहे हैं। किचन में मार पिटाई कर देते हैं कुछ लोग तो। जी। वो रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, अभी तक तो इसी में लगी हुई है, अभी तक इतनी देर हो गई, तुझे पता नहीं मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, पहले नहीं उठ सकती थी, पहले नहीं कर सकती थी, वहीं गुस्सा मुँह के चल जाते हैं। अब वहाँ गुस्सा मुँह के चलेंगे तो वो सामान बिखरा पड़ा है, वहाँ गिरेंगे तो कहीं पर इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट होगा, या कहीं फायर एक्सीडेंट होगा, या कहीं पर कोई कांच वाँच की जो चीज़ें हैं या नुकीली चीज़ें वो लगेंगी, खून हम खाना होगा। तो ये सब जो है ये सब सोच पर आधारित है, अच्छी सोच नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे इन्होंने बताया कि घरेलू काम, अगर कोई लड़की, वैसे आज के टाइम में तो सभी शिक्षित हैं, फिर भी कोई शिक्षित नहीं है तो फिर भी शिक्षित नहीं है पर उसको घरेलू काम उसकी माताएं सिखाती हैं, जो कि भारतीय सभ्यता में हर किसी को बहुत ज़रूरी मुद्दों में रखा जाता है। किसी की शादी होती है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपको घर का काम आता है। इसीलिए अगर कोई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उसे अवॉइड करें, उसे अनदेखा करें, और उस जो बंदी है, वो जो व्यक्ति है, उसे थोड़ा साथ दें, उसे थोड़ा आश्वासन दे कि जैसा भी है ठीक कर, हम तेरे साथ हैं। ऐसा भी उसके जो माइंड पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला क्या है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो परमात्मा के यहाँ से सारे गुण उसके अंदर होते हैं, वो परमात्मा का ही स्वरूप होता है। जी बिल्कुल। वो पागल नहीं होता, नकारा नहीं होता, चोर नहीं होता, डकैत नहीं होता, कोई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, संगति जैसे जैसे बदलती हुई चली जाती है, तो बड़ी उम्र के अंदर भी हमने बहुत लड़कियों को देखा है कि उन्हें किचन का काम नहीं आता। क्योंकि प्रोफेसर रहा हूँ तो मैंने कई बार क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए कर रही हैं, एमकॉम कर रही हैं, एमएससी कर रही हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ, बेटा रोटी बनानी आती है? सर टेढ़ी मेढ़ी बना के तो खिला दूंगी। अच्छा चाय बनानी आती है? तेरी वो क्या है, फेवरेट क्या है? तो कुछ चीज़ें कहती हैं हाँ ये तो मैं बना सकती हूँ सर, पर मेरी मम्मी मुझे बनाने नहीं देती। जी बिल्कुल। मेरी मम्मी कहती है तूने आईएएस बनना है, तूने आईपीएस बनना है, तूने सिविल सर्विस में जाना है, तूने मजिस्ट्रेट लगना है, तूने जज लगना है। ठीक है वो सब लग जाओ, लेकिन जो किचन का काम है ये तो आना ही चाहिए। छोटी उम्र में जो माताजी अपनी बेटी को ये काम सिखा देती हैं उसकी बेटी हमेशा सुख रहती है। लेकिन क्या है कि आज के टाइम में हम किचन का काम करवाने के लिए, रोटी बनवाने के लिए, किचन साफ कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम आया रख लेते हैं। और वो आया कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, वो नहा करके आई है, 10 दिन से नहीं नहाई है, उसके कपड़ों में से बदबू आ रही है, उसके हाथों में से घाव हो रहे हैं, फुंसी निकल रही हैं, उसका वो आटे में जा रहा है, रोटियों में लग रहा है, लेकिन हमने देखा ही नहीं। हमने कभी उसके बारे में, हाइजीनिक कंडीशन के बारे में सोचा ही नहीं, कभी उसके बारे में पूछा नहीं कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम कितने क्या किया है, तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों बीमार हैं, बहू और बेटे थे वो चले गए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, अब हमारे लिए कोई है नहीं, हमारे हाथ पैर चलते नहीं, अब कौन बनाएगा तो किसी को पैसे लेकर के ही बनवाएंगे। अब पैसे लेकर के बनवाएंगे, वो हमें क्या दे रहा है, आटा कैसे गूंथ रहा है, आटे में क्या डाल रहा है। कई जगह से तो ऐसे गलत एग्जाम्पल मिले हैं कि उसी में नाक डाल दी, उसी में थूक डाल दी, उसी में से ये हो रहा है, उसी में से हो रहा है, देख नहीं रहे। तो कई बार इन चीज़ों से इन्फेक्शन पैदा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नौकर भी रखते हैं अपने घरों में, वो इस हाइजीनिक कंडीशन पर विशेष ध्यान दें। किचन में जो हमारी भारतीय सभ्यता थी, जो पहले हमारी माताएं थीं, वो कहती थीं कि हमारे रसोई घर के पास में
पहले सबसे पहले गोबर से लीपा जाता था और जो चूल्हा होता था उसको भी किया जाता था, और उसके बाद में उस पर अग्नि का जो होता था जब तो कोई भी आदमी जूते चप्पल पहन के भी नहीं आ सकता था। बिना स्नान किए कोई महिला किचन में जा नहीं सकती थी, रसोई में जा नहीं सकती थी, रोटी पका नहीं सकती थी। तो इस प्रकार से, क्योंकि उससे पहले मंदिर भी जाते थे, पूजा भी करते थे, भगवान का नाम भी लेते थे, आराधना भी करते थे, इष्ट को मना लेते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब ये काम करते थे तो मन पवित्र होता था, और जो उस भोजन को करता था वो भी, उसकी भी आत्मा शुद्ध हो जाती थी। मीन्स प्यार का भोजन मिलता था। अब तो नौकर जो भोजन बना रहा है, यदि मालिक ने कह दिया आज सब्जी अच्छी है, ला बेटा एक रोटी और बना दे, तो उस पर बीजरी पड़ जाएगी कि एक रोटी और फालतू, और एक व्यक्ति और खाने वाला आ गया। और यदि उसके लिए कहें 4 रोटी और बना देना, जरा उसका दोस्त आया है, तो उसमें 50 गाली देगा वो, और वो 4 रोटी खाने वाला जा कर के निश्चित तौर पर डॉक्टर के पास लेटेगा, क्योंकि वो पचेगा नहीं, उसे बीमार हो जाएगा। तो इसलिए जब माँ बनाती है और बेटा यदि ये कहे कि माँ मुझे तो सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है तूने, एक रोटी और दे दे, तो माँ बड़ी खुशी से बनाती है, आज मेरा गबरू जवान एक रोटी और फालतू मांग रहा है, तो उसको ऊर्जा मिलती है। तो प्यार चाहे पत्नी का हो, प्यार चाहे माता का हो, प्यार चाहे बहन का हो, बहन जब खाना बनाती है भाई के लिए तो उसे तंदुरुस्ती की, सलामत की इच्छा जाहिर होती है। माँ जब प्यार से खाना अपने बेटे को देती है तो उसे पहलवान बनाती है। पत्नी जब उसको देती है तो उसे ऊर्जावान, शक्तिवान, कमाने धमाने के काबिल बनाती है कि अच्छा कमा कर के लाएगा। लेकिन नौकर जब बनाएगा तो ये उसकी उम्र कम होगी, वो उसके बारे में ऐसा ही सोचेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि किचन का काम तो कम से कम घर में घरेलू महिला या ही करना चाहिए, नौकर के द्वारा नहीं कराना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि कोरोना महामारी में जो हमारे काम वाले हैं उन्होंने घर में आने से मना कर दिया था, तो ऐसी परिस्थितियों में सबने घर पे मना नहीं किया था, उनको मना कर दिया गया था, वो तो आना चाह रही थी, लेकिन क्या था कि हम सुरक्षित नहीं थे, इसलिए मना कर दिया था कि हम बार बार कह रहे थे हाथ धोने चाहिए। अब उन्हें हाथ धोने से क्या लेना देना, क्योंकि जिन घरों में ये नौकर आ रहे थे वो कई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोरोना से बीमार हो गए। ये फरीदाबाद का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इसलिए किचन के अंदर जो कोरोना की आपने जो बात कही है कि इसमें मैं अक्सर क्या करें हम कि हाथ धो करके जाना चाहिए, नहा करके जाना चाहिए। तो यही तो है कि साबुन से हाथ धोगे तो कोरोना से दूर रहोगे। दूसरा क्या है कि मुंह पर मास्क लगाने की बात है, तो किचन में मास्क लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकेले काम कर रहे हो, भीड़ में करोगे तो मास्क लगाओगे। तीसरा क्या है, उसके अंदर जो साफ़ सफाई की बात है कि साफ़ सफाई यदि आप रहेगी, सोशल डिस्टेंस की बात है कि जब पति को आप खाना दे रहे हो, बच्चों को आप खाना दे रहे हो, तो सोशल डिस्टेंस अपने आप बनी हुई है कि आपने किचन में खाना पका के रख दिया और आवाज़ लगा दी, वो अपना खाना ले गए, तो सोशल डिस्टेंस हो गया। तो हमारी जो भारत सरकार की गाइडलाइन है यही है, किसी चीज़ को छूने से पहले हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइज की बात मैं इसलिए नहीं करता किचन में क्योंकि सैनिटाइज अल्कोहल होता है, और सैनिटाइज करने पर यदि वो आग के पास चली जाए, वो महिला अनपढ़ है, उसे पता नहीं, तो वो आग पकड़ लेता है, अल्कोहल आग पकड़ लेता है, तो आग लगने के चांस हो सकते हैं। इसलिए सैनिटाइज करके कभी किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जो महिलाएं नहीं जानती थी। उन्होंने पहले जब सैनिटाइज चला था तो किसी के घर में आ गया, ये क्या है, ये सैनिटाइज है, उसको लगा के चली गई, और जैसे ही लगा करके किचन में रोटी बनाई, आग ने पकड़ लिया और वो जल गई। तो इसलिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विशेष ध्यान रखें कि किचन में साबुन का ही प्रयोग करें, पानी का प्रयोग करें, साबुन और पानी से हाथ धो करके तब किचन में। और जो खाना खाते हैं उनको भी मैं कहूँगा कि सैनिटाइज करके, खाना खाने से पहले हाथों को सैनिटाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि साबुन से और पानी से हाथों को धोना चाहिए। जी, हमारे दर्शकों से यही है कि सैनिटाइजर लगाकर किचन में ना जाए, वो आग पकड़ लेता है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। और दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जैसे कि काम वाली को बुलाना और उनका बाहर निकलना, हमारे द्वारे बुलाना उनका बंद हो गया था। ऐसे में इतना तो आपको काम करना ही चाहिए कि अपने घर पे आप बना के अपना पेट भर लो, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या मुसीबत आ जाए। इसीलिए चलते हम इनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि कुछ महिलाएं अगर जल जाती है तो अपने जले हुए पे वो कोलगेट लगा लेती हैं, तो वो कहाँ हद तक ठीक है, क्या उन्हें हिदायत देनी चाहिए? हाँ, वही बात है कि आप भी शायद आपने भी कहीं गांव देहात से संपर्क रखते होंगे। तो पहले जब मैं पढ़ा करता था, मुझे भी यही, जब तक ये ज्ञान नहीं था, तो क्या कहते थे, जब भी रोटी फूली हुई आती थी, गरम गरम आती थी,
तो बालकों का तो खेल होता है उसमें हाथ मारना। अब हाथ मार दिया तो उसमें से भाप निकलेगी तो जलेगा। अब जलेगा तो माँ क्या कहती थी, नीली स्याही लगा ले, कोलगेट लगा ले, हैं, आलू काट करके ना वो लगा लो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी, पर पहले समय में क्या होता था, महिलाएं अपने पास आटा गूंथ कर रखती थी और एक लोटे में पानी रखती थी। तो जब भी रोटी पलटती थी तो उनके पपोटे ये जल जाते थे तवे पर। ये चीज़ नहीं थी जो आज जो कर रहे हैं, पहली महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो वो कभी ये नहीं कहती थी सोनू के पापा, मोनू के पापा, चंचल के पापा ये मेरे जल गए, चलो डॉक्टर के पास चलें, कभी नहीं कहती थी। वो क्या करती थी कि हाथ को लिया और आटे में मार दिया। आटे में पानी, आटा गीला होता है, पानी होता है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, तो उससे ये जो हाथों की जलन कम हो जाती थी। लेकिन जब ज़्यादा हाथ जलता था गर्म पतीली पकड़ ली और एक साथ वो नीचे गिर गई और उससे जल गए, तो वो पानी गिलास में, जो लोटे में गिलास में रहता था उसमें पानी में डाल देते थे। तो उससे पानी से जो ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूस होती थी गर्मी की वजह से, वो ऑक्सीजन उससे मिल जाती थी और जलन कम हो जाती थी। तो इसलिए पानी ही सबसे बड़ी इसका इलाज है कि जब भी कहीं पर आग लग जाती है, किसी घर, मकान, दुकान में आग लग जाए, आप क्या करते हो, पानी फेंकते हो ना, या फायर ब्रिगेड बुलाते हो, वो भी पानी डालती है तो आग बुझ जाती है। लेकिन यदि तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई, सिलेंडर फट गया और तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई, तो पानी नहीं फेंकना। उस समय कोई भी कॉटन का कपड़ा अपने हाथ में लेकर के उस कैजुअलिटी के पीछे से जाते हैं और चारों तरफ ढक देते हैं। तो चारों तरफ ढकने से ऑक्सीजन उसकी कट जाती है और वो जो आग जलने वाली होती है वो आग बुझ जाती है। जले हुए कपड़ों को हटा देते हैं, जो शरीर से चिपके कपड़े होते हैं उनको नहीं हटाते, क्योंकि उनको हटाएंगे तो गहरे घाव बन जाएंगे। और कोई भी लोशन या क्रीम जैसे कि आप कह रहे हो वो नहीं लगाते। वो भारत सरकार की गाइडलाइन में है, नज़दीकी अस्पताल को लेकर के जाते हैं बर्न केस के अंदर, और 90% जले हुए व्यक्ति को भी बचाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुंह जल गया है तो कैसे बचेगा, मुंह खराबी तो हो गया है, क्या हो गया, बस तो जाएगा। हाथ जल गए, पेट जल गया, तो उसमें 9 का फॉर्मूला है। यदि ये हाथ जलता है तो 9%, ये हाथ जलता है तो 9%, मुंह जल गया 9%, छाती जल गई 9%, पेट जल गया 9%, तो हम कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 50% तो जल गया। अब 50% रह गया। 50% जले हुए को कोई भी अच्छा डॉक्टर आसानी से बचा लेगा यदि आपने पानी नहीं डाला, और यदि आपने बाल्टी से फेंक करके पानी उस कैजुअलिटी के अंदर डाल दिया और उसकी जो ये त्वचा है ऊपर की लेयर, इसके नीचे दूसरी लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, यदि उस त्वचा के अंदर पानी पहुंच जाता है, गहरे घाव बन जाते हैं, फिर दुनिया का कोई डॉक्टर उसको नहीं बचा सकता। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम नहीं लगानी और किसी प्रकार से पानी फेंक करके उस कैजुअलिटी पर बचाना नहीं है। यदि सिलेंडर में आग लग गई है और सिलेंडर में, बात कहना चाहूंगी आपकी बातों को पूर्ण विराम देते हुए, आपने बताया कि कॉटन के कपड़े को लपेटना चाहिए। कुछ दर्शक हैं, काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो कंबल को लपेट देते हैं, तो उस चीज को बताइए कि कहां तक गीला होना चाहिए, टाट पट्टी भी गीली होनी चाहिए। कंबल यदि रुई का बना हुआ है और उसको लपेटेंगे तो आग पकड़ लेगा। जब तक वो भिगो करके निचोड़ा नहीं है तब तक उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। कोई भी कॉटन का कपड़ा भी भीगा हुआ होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। अब आपने अपना कोट डाल दिया तो क्या कर दिया, कोट उतार करके हम बचा तो सकते हैं, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा पानी में भिगो लें तो आग को पकड़ने में थोड़ी देर लगेगी और उसकी आग बुझ जाएगी। तो ये हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड, खोपड़ी परमात्मा ने दिया है, दिमाग दिया हुआ है, तो दिमाग का प्रयोग करें और उसी से हम उसको बचा सकते हैं। जी, आपने बहुत ठीक बात कही कि अगर कंबल आप किसी जले हुए व्यक्ति के ऊपर अगर भुजाली की डालते हो तो उसे भिगो कर करें, ना कि उसे सूखा हो, क्योंकि सूखा वो उस आग को पकड़ लेगा। डॉक्टर साहब, आप कोरोना महामारी में भी आपने लोगों की काफ़ी सहायता करी है, उसमें आपके क्या वो रहा, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह आपने उनकी सहायता करी है। देखिए, कोरोना में जब पहले इनिशियल स्टेज पर जब हमारा लॉकडाउन हुआ था
तब तो सभी ने उसको गाइडलाइन को फॉलो किया, क्योंकि पहले तो सबके लिए नई चीज़ थी, सब घरों में बंद हो गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन सब बंद रहे, लेकिन उसके बाद फिर सब छटपटाने लगे, क्योंकि एक आध दिन ही जो है बंद रह सकता है। अब जिसको बाहर का ही खाना है, बाहर ही रहना है, बाहर ही दोस्ती करनी है, बाहर होटल क्लबों में जाने वाला आदमी, बाहर शराब पीने वाला आदमी, जिसकी दुनिया ही बाहर है, घर में तो सिर्फ रात को 2 घंटे 4 घंटे सोने के लिए आता था, अब वो पूरे दिन घर में रहेगा तो माँ की भी सुननी, पिता की भी सुननी, बच्चों की भी सुननी, पत्नी की भी सुननी, तो कहाँ तक वो रहेगा। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर वो बगलें झाँकने शुरू हो गए। फिर वो सोचते थे कि कहीं से कैसे भी कोई पास मिल जाए सरकार से, तो उस पास के बहाने से कहीं बाहर गाड़ी लेकर के निकले, सेवा का बहाना होगा और बाहर कुछ करेंगे। तो बहुत सारे लोगों की फितरत हमारे पास, क्योंकि मैं इसमें कोऑर्डिनेटर रहा तो मुझे पता चला, और बहुत सारे लोगों ने वास्तव में सेवा की, दिल से सेवा की, जिनके अंदर ये था कि भाई ये देखो गरीब हैं, अब इनका काम, ये तो रोज़ाना लाने वाले, रोज़ खाने वाले थे, आज इनका काम नहीं लगा तो इनके बच्चे कहाँ से आएंगे। हमने जा कर के देखा झोंपड़ियों में, सड़कों पर जो रहने वाले लोग थे, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम कर रहे थे, और जब उनको देखा बिलखते हुए, तो हमने कुछ NGO गैर सरकारी संस्थान हैं उनसे भी कहा, माननीय सुखवारिया साहब की भी संस्था है, इनसे भी कहा, इन्होंने भी अपना मतलब जो है काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन अपना दिया। तो उन लोगों को, क्योंकि ये यज्ञ था, ये जो पेट है इसमें अग्निकुंड है, जैसे हवन करते हैं ऐसे ही इसमें यदि अनाज या भूखे को यदि रोटी पहुंच जाए तो उससे बड़ा यज्ञ और कोई है नहीं। और जो हम यज्ञ झिके हुए को कराते हैं वो कराने की कोई ज़रूरी नहीं है। मैं दूसरे शब्दों में यदि कहूँ कि झिके पंडित को खिलाओ तो उससे अच्छा है कि भूखे को सूखी रोटी भी दे दो, तो भी बहुत बड़े दुआएं मिल जाएंगी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। अब जब उन लोगों तक, क्योंकि कोरोना का समय था, अब कोरोना बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि ये सब नई चीज़ थी, इसके बारे में, इस डिजास्टर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। बाढ़, भूकंप, आपदा के बारे में तो सब लोग जानते थे, लेकिन कोरोना के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। मैंने कोरोना पर अध्ययन किया, और स्कूल कॉलेज के जो, क्योंकि तो बंद हो गए थे, अब उनको कैसे करें। आप मीडिया हाउस की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, उनके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला करके उनके व्यूज़ दिए कि इसमें कोविड में ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, ज़रूरत हो तो जब भी निकलना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। अब सैनिटाइजर भी जो है 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये मिल रही थी, 2 रुपये का मास्क 50 रुपये में मिल रहा था, मतलब कुछ था ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोग तो इसमें अवसर समझ करके अमीर हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसको अवसर बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ईमानदारी से, मन से काम किया। नर सेवा नारायण सेवा, उन्होंने समझा कि यही सच्ची सेवा है। कुछ लोगों ने, जो NGO के जो लोग थे, स्वयं सेवक थे, सड़कों पर खड़े होकर के पानी पिलाया, उनके जो नंगे पैर चल रहे थे उनको चप्पल पहनाई, जो निर्वस्त्र चल रहे थे उनको वस्त्र दिए अपने घर से, उनको जो रोटी नहीं थी जिनके पास उनको भोजन दिया, तो बहुत सेवा की। तो हमारे देश के अंदर अभी सेवा भाव बहुत है। अभी हमारी क्योंकि इंसानियत है, अभी इंसानियत मरी नहीं है, हम एक दूसरे की मदद के लिए बहुत आगे हैं। और इस प्रकार का काम, क्योंकि हमारा तो कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम में तो पुलिस का काम हो, प्रशासन का काम हो, मेडिकल का काम हो, जितने भी काम हैं सारी कॉल हमारे पास आती थी। अजी वहाँ पर घूम रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है, किसी की मान नहीं रहा है, हमारे घर वाले भी हो जाएंगे, ऐसे फ़ोन आते थे। फिर वो लड़ाई झगड़े के फ़ोन आते थे, अजी ये तो लड़ रहा है, फिर हम पुलिस भेजते थे। फिर कहते थे जी इसको क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, फिर क्वारंटाइन के लिए हम मेडिकल टीम भेजते थे। अजी इसने तो कोरोना टेस्ट नहीं कराया, इसके तो घर में सारे लोग हो जाएंगे, फिर उसके लिए मेडिकल टीम भेजते थे। मतलब सारी सुविधाएं जितनी भी होती थी, चाहे मेडिकल से संबंधित है, चाहे पुलिस से संबंधित है, चाहे प्रशासन से संबंधित है, सारे अधिकारी, सारे प्रशासनिक अधिकारी इसी में लगे हुए थे, और इसको बहुत आसानी से इसको काबू में कर लिया, बल्कि बहुत टिपिकल था। जी। जैसे इन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में इन्होंने कैसे ऐसे लोगों की सहायता करी। डॉक्टर साहब, आप आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, उसमें आपने लोगों की कैसे सहायता करी, कैसी कैसी मुसीबतों का आपका सामना करना पड़ा, और लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहते हैं इस चीज़ में? देखिए, आपदा है, कभी भी कहीं पर आ सकती है। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, यहीं पर मैन मेड आपदा हो जाएगी। आप कुछ मेरे से गलत बोल जाओ, मैं कुछ आपसे गलत बोल जाऊं, अभी हाथापाई हो जाएगी, अभी पुलिस थाने हो जाएंगे, अभी कोर्ट कचहरी हो जाएगी। तो ये आपदा कैसे आई? ये तो हमने बुलाई ना। तो कुछ तो लोग आमंत्रित कर लेते हैं आपदा को, कुछ लोग अपनी बुद्धि और विवेक से आपदा को टाल देते हैं।
आपने कुछ गलत इशारा किया, मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, मैंने आपको बहन जी कह दिया, वो विचार थे वो खत्म हो गए, आपदा टल गई। तो ये है कि आपदा को टालें कैसे और आपदा को बुलाएं कैसे, ये सब इंसान पर आधारित है। दूसरा है जो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा तो जब जब होत धर्म की हानि, जब जब इस देश के अंदर अधर्म होगा, जब जब लोग इसमें गलत काम करेंगे, जैसे भूमि दोहन हो गया, जल दोहन हो गया, पशु पक्षी भूखे मर रहे हैं, उनकी शरण छीन ली, उनकी छत छीन ली, जंगल काट दिए गए, जमीन खोखली कर दी, सौंदर्यीकरण कर दिया गया। तो अब ये परमात्मा कहता है जब तुम मेरे साथ ही छेड़छाड़ करोगे तो मैं तो तुम्हें पता भी नहीं चलने दूंगा, कैसी आपदा दूंगा। इस आपदा के बारे में सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था। बाढ़ और भूकंप आते थे तो वो कहते थे जब जमीन हिलने का किसी को कुछ पता नहीं है कैसे हिलती है, बहुमंजिला इमारत बना रखी है। जिस दिन फरीदाबाद में यदि कुछ आ गया है 6.7 या 7 रेक्टियर पर, उस दिन सारी धरी की धरी रह जाएंगी। इसमें रहने वाले जो सारे लोग हैं सब धराशायी हो जाएंगे। उसमें मेरे माँ बाप भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन करें क्या? हम क्यों नहीं इस दिमाग से काम ले रहे हैं? क्यों हम इतना धन का संचय कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्यों नहीं पता हमें कि जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म है मृत्यु निश्चित है। उतना ही करें ना। यदि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ जोड़ी कपड़े तुमने दे दिए, दान कर दो ना, कितने पहनोगे? 50 जोड़ी साड़ी पे बना रख करके तुम क्या करोगे उसका? कितना पहनोगे? रोजाना एक पहनना है। अरे फटी पुरानी हो जाए तब तो दे दो, लेकिन जब भी नहीं देते। दान देने की इच्छा किसी की है ही नहीं कि जो कुछ है, चाहे घर में रखा हुआ भोजन सड़ जाए, बुस जाए, लेकिन भिखारी को नहीं देना। क्योंकि भिखारी को दे दिया तो पति मारेगा कि तू दान ये कर रही है। घर में बड़ी परेशानियां हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेंगे, जब तक ये आपदाएं घर में भी आती रहेंगी। घर में आपदा पति पत्नी का झगड़ा क्या है? सुसाइड कर लिया, मिट्टी का तेल डाल लिया, आग लगा ली, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, पॉइजन ले लिया, जहर खा लिया। ये सब क्या है? क्यों है ये? किस वजह से हुई? पिता ने कुछ कह दिया, बेटा ने बाहर जाकर क्या किया? रेल के नीचे जा कट गया। पत्नी को थोड़ा सा कह दिया कि तू उससे बात क्यों कर रही थी, इसी को बुरा लगी, मैं तेरी नौकरानी हूँ, मैं तेरे बंधन में हूँ, मैं तेरी सुनूंगी, मैं तेरे लिए लाई थी, मैं इतना किया था। उसने फांसी का फंदा लगा लिया, या अपने बाप को टेलीफोन करके बुला लिया, 4 गुंडे बदमाश बुला लिए, पिटवा दिया पति को। मतलब ये सब क्या आपदाई तो हैं? ये कैसी आपदा है? रास्ते में चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, जरा सा किसी ने हॉर्न बजा दिया, अच्छा तुझे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ रुकने के लिए आया हूँ, इसी पे झगड़ा कर दिया, इसी पे पिस्टल निकाल ली, मार दिया पिस्टल से, है ना। तो ये सब क्या है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक से बिल्कुल भी काम नहीं ले रहे। हमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है। पेशेंस लॉस करने का मतलब ही आपदा है। जो प्राकृतिक आपदा ये मैंने बताया कि यदि इस प्रकार की आपदा, जंगलों को हम काटेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीव जंतु मनुष्य सबको रहने का अधिकार है। जब हमें अधिकार है तो उनको नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनका तो हमने भोजन भी छीन लिया, उनके घर भी छीन लिया, तो बदुआ नहीं देंगे क्या? आपसे कोई भी व्यक्ति बीच रास्ते में और कपड़े उतरवाने लगे तो कैसा लगेगा आपको? जी बिल्कुल। आपके मुंह का निवाला छीन ले, आपके हाथ में था, 2 दिन से भूखे थे, आप भोजन लेके जा रहे थे अपने बच्चों के लिए, और किसी ने डंडे से छीन लिया, आप गाली नहीं दोगे? चलो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से गालियां तो निकलेंगी, बदुआ तो निकलेंगी, और बदुआ से वो जिंदा रह जाएगा। कहीं ना कहीं उसका भी एक्सीडेंट होगा, वो भी मरेगा, या उसको कोई बीमारी होगी। तो वही है कि प्रभु परमात्मा एक वही है जिसके पास हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब उसके हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए इंसान को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर भला हो भला, जितना मददगार बन सकता है मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। यदि वाणी भी अच्छा बोल सकता है, बाबा कैसे हो, ठीक हो ना, रोटी खाइए ना, पानी पिया है ना, इतने में उसका पेट भर जाता है। अब घर में बैठा हुआ सुबह से शाम तक बूढ़ा, और वो आया बेटा 40 साल का जवान, और जब बाप से नमस्ते भी नहीं की और घुस गया अपनी पत्नी के पास, तो कौन सी आपदा आएगी? वो क्या कहेगा? अब मैं क्या करूँगा जी करके, अब तो मेरा जो मैंने जिसको पढ़ाया था, लिखाया था, बड़ा किया था, यही नहीं पूछता, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? तो ऐसे जो माता पिता हैं वो फिर वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, ऐसे माता पिता हैं वो घर छोड़ जाते हैं, ऐसे माता पिता हैं वो कहीं किराए पर रहना शुरू कर देते हैं, और फिर वो मतलब आते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो ये सब आपदाएं जो हैं ये शब्दों की हैं, ये भावनाओं की हैं, ये वाणी की हैं। और जब जब ऐसा होता है, ये कलयुग तो है। कलयुग क्या कहता है?
प्रभु कहता है मैं ऐसे ही मारूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई इलाज नहीं होगा, कोई वैक्सीन नहीं होगी, कोई इंजेक्शन नहीं होगा, कोई दवा नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तुम तड़फते रह जाओगे, तुमसे कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा। जिनको तुमने बड़ा किया होगा, जिनको तुमने जन्म दिया होगा, जिन्होंने तुमको बड़े स्कूल में पढ़ाया होगा, वो भी तुमसे काई काट जाएंगे। एक एम्बुलेंस आएगी और उसमें कहा जाएगा कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव है, कोई तुम्हें उस एम्बुलेंस में बिठाने के लिए भी नहीं आएगा, तुम्हें कोई कपड़े भी नहीं देगा, और जब तुम्हारा वहाँ से वेंटिलेटर पर होगे और जब तुम्हें कोई दवाई भी नहीं देगा और जब तुम्हारा दाह संस्कार हो जाएगा, फिर भी तुम्हारा कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, अर्थी पर ले जाने वाला भी नहीं होगा। तो इससे समझ नहीं आता क्या लोगों को? इतना बड़ा प्रभु समझा रहा है, उपदेश दे रहा है, क्या इन चीज़ों से भी लोग नहीं समझ रहे? फिर भी अहंकार में क्या, किस चीज़ का अहंकार है? कोई यूँ कहते हैं कि बंद मुट्ठी आता है बच्चा और खुले हाथ जाता है। सिकंदर भी खुले हाथ, अर्थी से बाहर हाथ निकाल दिए थे। तो क्या समझ नहीं आता? क्या लाए थे तुम, क्या लेकर के जाओगे? जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ जाना है। धर्म कर लो, जी बिल्कुल। पाप करोगे तो पाप का आज नहीं तो आगे भी आपको परिणाम होंगे, भुगतना पड़ेगा। संस्कार हैं वो तुम्हारे, जहाँ भी जाओगे वो आत्मा तो नहीं मरी ना, शरीर ही तो मर गया, आत्मा तो जिंदी है, आत्मा तो भोगेगी। तुमने यदि किसी का लिया है, लेकर के नहीं दिया तो यहाँ नहीं दोगे तो वहाँ दोगे, देना तो पड़ेगा। तो इसलिए किसी का शोषण मत करो, किसी का लेकर के यही सोचो कि किसी का एक लिया है तो दो देंगे, इसी जन्म में देंगे। किसी का हम जो है ना, किसी का खाना, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। जैसा आपने देखा इन्होंने कैसे अच्छी बातों का हमसे वर्णन करा कि हमें जीवन के कैसे नियमों को बनाना चाहिए, जो हमें हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाया है, उन पर चलना चाहिए। ऐसी न्यूज़ के हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।